Hello friends, let's come to the last lecture of PT 365 social issues and social issues इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सारी PT आपको कंप्लीट करा दी है ऑलरेडी। तो लेट्स कम टू द हेल्थ पार्ट, दैट इज़ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज़ 2। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th सर्वे है वो रिलीज़ किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, किसने रिलीज़ किया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज़ करती है। इस सर्वे का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक कंपैरेबल और रिलायबल डेटा प्रोवाइड करना है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के बारे में। और NFHS जो 5 है उसमें कुछ फोकल एरियाज इंक्लूड किए गए हैं नए, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया, प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, डोमेन्स को एक्सपैंड कर दिया जो चाइल्ड के ह्यूमनाइजेशन के लिए। तो कुछ कुछ न्यू चीज़ें ऐड की गई है। अब डू यू नो में अगर देखा जाए तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है, कितने चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं पर मदर। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इज़ ऑफ अबाउट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। उसको रिप्लेसमेंट लेवल भी फर्टिलिटी बोला है। ये एसेंशियल है हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ को चेक करने के लिए। फिर NMR आता है, NMR आता है जिसका मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स अमंग ऑल लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज। फर्स्ट 28 डेज में कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं, कितने फर्स्ट 28 में कितने बच्चे जन्म हुए हैं, रेशियो से निकालना है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्ट पर 1000 लाइव बर्थ्स। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, डेथ ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, बिफोर हिज और हर फर्स्ट बर्थडे, 1 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो जाना, तो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ्स। फिर U5 मोर्टेलिटी रेट आता है, दैट इज अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन में कितने चिल्ड्रन जो है प्रोबेबिलिटी है कि जितने भी चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं स्पेसिफिक ईयर और पीरियड में वो डाई हो रहे हैं बिफोर रीचिंग 5 ईयर्स, दैट इज U5MR। फिर आते हैं की हाईलाइट्स जो सर्वे किए। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर बताया जाए तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन अगर देखा जाए तो NFHS 5 के हिसाब से 2.0 है, पहले 2.2 था तो अभी डिक्रीज़ हुआ है। सेक्स रेशियो जो है टोटल पॉपुलेशन का वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब सेक्स रेशियो 1020 है, पहले 991 था। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 24.9 हो गया है, वो डिक्रीज़ हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज़ हुआ है। वुमेन जो 20 साल से 24 साल की एज में मैरिड होती हैं बिफोर 18 ईयर्स, तो वो भी डिक्लाइन हुआ है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ इंक्रीज़ हुए हैं। चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स जो स्टंटेड होते हैं, स्टंटेड मतलब हाइट फॉर एज, कितनी हाइट है उस जितनी एज है उस हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है, तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु वर वेस्टेड, जिसमें मतलब वेट फॉर हाइट, वो भी डिक्रीज़ हुआ है। और चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर अंडर वेट, तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है। ओके, तो दिस इज़ द की हाईलाइट्स ऑफ द सर्वे। नाउ लेट्स कम टू नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स। तो अभी नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स जो है 2017-18 वाला रिलीज़ किया गया है। मोर ऑन न्यूज़ में देखा जाए तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट है, जो कि प्रोड्यूस कौन करता है? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। याद रखिए कौन प्रोड्यूस करते हैं? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो कि एक डेजिग्नेटेड है एज अ नेशनल हेल्थ अकाउंट टेक्निकल सेक्रेटेरिएट 2014 में बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। अब NHA जो एस्टिमेट्स है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय यूजिंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज़ करके, और जो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है हेल्थ अकाउंट्स के लिए उस पर बेस्ड है ये, जो कि हमारा WHO प्रोवाइड करता है। अब की ट्रेंड्स में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की अगर बात करी जाए तो वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है। पहले कितना था? 64.2%, अब जो है 48.8% है, डिक्रीज़ हुआ है। शेयर जो है गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर में इन द टोटल GDP ऑफ द कंट्री वो इंक्रीज़ हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ का शेयर है एक्सपेंडिचर में, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन पर कैपिटा टर्म्स वो भी इंक्रीज़ हुआ है। शेयर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन करंट गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और एक्सटर्नल डोनर फंडिंग फॉर हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ दिस वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अब अदर फाइंडिंग्स की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर अकाउंट्स जो हैं वो मोर देन 80% ऑफ द करंट गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और शेयर जो है सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर का हेल्थ में, जहाँ पे सोशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम और ये फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह इंक्लूड की गई हैं, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो दिस इज़ नेशनल हेल्थ अकाउंट, कौन रिलीज़ करते हैं? नेशनल हेल्थ रिसोर्स सेंटर। अब आते हैं यूथनेशिया। यूथनेशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एक बार।
तो किसी आई थिंक हॉस्पिटल में किसी कंपाउंडर ने ही किसी लड़की का रेप किया था, तो वो बहुत सफ़र कर रही थी जिसके कारण उसने यूथनेशिया की डिमांड की थी। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो रिसेंटली एक मैन है कोलंबिया में, वो है फर्स्ट पर्सन जिसको नॉन टर्मिनल इलनेस दिया गया है टू डाई बाय अ लीगल यूथनेशिया, मतलब लीगलाइज करके यूथनेशिया के थ्रू उसको मारा जाएगा। तो अब मोर अबाउट न्यूज़ में देखें तो विक्टर एस्कोबार जो है वो फर्स्ट पर्सन है एंडियन कंट्री के जिनको नॉन टर्मिनल इलनेस दिया गया है टू डाई बाय लीगली रेगुलेटेड यूथनेशिया। एस्कोबार जो है वो सफर्ड फ्रॉम एंड स्टेज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि ग्रेटली डिमिनिश करती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज सेवरल अदर कंडीशन। अब कोलंबियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उन्होंने रिकग्नाइज किया है लास्ट ईयर दैट यूथनेशिया प्रोसीजर जो है वो अवेलेबल नहीं है जस्ट फॉर टर्मिनली इल, जो भी इल है उन्हीं बस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यूथनेशिया होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो यूथनेशिया कैन बी डिफाइंड एज इंटेंशनल किलिंग बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ अ डिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग फॉर हिज और हर एलिस्ड बेनिफिट। अगर कोई भी पर्सन किसी भी पीड़ा में है, कोई भी तकलीफ़ है उसको, कुछ भी मतलब ज़्यादा तकलीफ़ में है और वो बेड पे पड़ा ही है, उठ नहीं पा रहा है, तो उसमें जो है इंटेंशनल किलिंग करना, मतलब खुद से मारना किसी पर्सन को उसके बेनिफिट के लिए कि वो जो है मर जाए तो कम से कम उसकी जो दर्द है वो कम हो जाए, तो इंटेंशनल किलिंग करना वो मतलब होता है यूथनेशिया का। इसको मर्सी किलिंग भी बोला जाता है, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है जिनको सर्वाइवल के चांस नहीं है और वो बहुत पेनफुल लाइफ जी रहा है, तो उसको पेनलेस लाइफ देने के पेनलेस करने के लिए उस लाइफ को, उसकी लाइफ को एंड करना। टर्म जो है ये डिराइव किया गया था फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू और थेंटोस, जिसका मतलब है गुड और इजी डेथ। अब दो टाइप के यूथनेशिया होता है, पहला होता है एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। अब एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है जब फिजिकल डेलिबरेट एक्ट होता है, ये फिजिशियन का डेलिबरेट एक्ट होता है जहाँ पे लीथल ड्रग्स दिया जाता है लाइफ को एंड करने के लिए, पेशेंट की लाइफ को एंड करने के लिए। अब पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, विथ होल्डिंग और विदड्रॉइंग ट्रीटमेंट, मतलब पूरी तरह ट्रीटमेंट आप दो ही ना, कुछ भी मत करो और उसकी जो लाइफ है वो आराम से ख़त्म हो जाएगी, तो दैट इज़ पैसिव यूथनेशिया। अब यूथनेशिया इन इंडिया में अगर बात करें तो एक्टिव यूथनेशिया जो है क्राइम है, मतलब आप ड्रग दे के किसी को मार नहीं सकते, वो क्राइम है सेक्शन 302 और 304 ऑफ आईपीसी के अंदर। और पैसिव यूथनेशिया जो है इंडिया में वो लीगल है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। थ्योरी जो है पैसिव यूथनेशिया की उसको लीगल स्टेटस 2011 में मिला था। फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट मेडिकल बिल आया था 2016 में, जहाँ पे प्रोविजन बनाया था कि patients of sound mind to make an informed decision regarding their withholding of medical treatment for themselves। तो मतलब पेशेंट के पास इतना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट विथहोल्ड कर देते हैं और पेइंग द वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैसिव यूथनेशिया। 2018 में जजमेंट हुआ था एक जो कि हम अभी देखेंगे, वहाँ पे मेड इट हार्डर टू गिव पैसिव यूथनेशिया एन इफेक्ट एज नाउ इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ द डायरेक्टिव्स इन प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। पहला होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरा होता है परमिशन ऑफ टू मेडिकल बोर्ड्स और तीसरा होता है जुडिशनल करेक्टर। इन रिस्पॉन्स टू द एप्रीहेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ एडवांस डायरेक्टिव्स, द कोर्ट ने इशू किया कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एडवांस डायरेक्टिव एज वेल एज इफेक्ट ऑफ पैसिव यूथनेशिया। गाइडलाइंस जो है अभी तक फोर्स में है अंटिल पार्लियामेंट एनैक्ट द लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट। अब कुछ देखते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो यूथनेशिया के लिए ली गई इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट 2011 में अरुणा रामचंद्र शानबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने बोला कि पैसिव यूथनेशिया जो है अलाउ की जाती है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। फिर जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ के अंदर जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ दिया है उसके अंदर राइट टू डाई का और नहीं दिया है, मतलब आप मर नहीं सकते। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि पर्सन जो भी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है वो पैसिव यूथनेशिया के लिए ऑप्ट कर सकता है एंड द पर्सन कैन एग्जीक्यूट अ लिविंग विल टू रिफ्यूज़, उसके पास लिविंग विल होता है कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। लिविंग विल इज़ अ टाइप ऑफ एडवांस डायरेक्टिव होता है दैट में भी जो कि पर्सन यूज़ करता है बिफोर इनकैपेसिटेशन
Organization to outline a full range of treatment preferences or most often to reject treatment. Okay, अब गाइडलाइन फॉर लिविंग विल की अगर बात करें तो लिविंग विल जो है वो वॉलेंट्री एग्जीक्यूटेड है और विदाउट एनी कोएशन और इंड्यूसमेंट और कंपल्शन, ठीक है, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी उसके, और ये मैंडेटरी है फॉर अ लिविंग विल टू बी रिटन, टू बी इन रिटन फॉर्मेट, क्लियरली मेंशन, कि क्लियरली उनको रिटन फॉर्मेट में मेंशन करेगा व्हेन कैन मेडिकल ट्रीटमेंट उनसे विड्रॉ किया जा सकता है और मेडिकल ट्रीटमेंट उनको कब दिया जाता है, तो इस टाइप से वो लिख के देंगे. और इट शुड बी मेंशन द राइट ऑफ एन एग्जीक्यूटर टू रिवोक द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव्स अथॉरिटी एट एनी टाइम एंड द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच और शी माइट टू डू सो. अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़ में पैलिएटिव केयर. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है पैलिएटिव केयर. पैलिएटिव केयर वो होता है, ये एक अप्रोच होती है जहाँ पे हम क्वालिटी जो है लाइफ की उसको इम्प्रूव करते हैं पेशेंट की और उनके फैमिलीज़ की जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज से फेस कर रहे हैं. अब WHO ने बोला है कि पैलिएटिव केयर जो है ये ह्यूमन राइट है और मोरल इम्पेरेटिव है सारे हेल्थ सिस्टम का. अकॉर्डिंग टू WHO ओनली 1 in 10 पीपल जो हैं जो पैलिएटिव केयर रिसीव करते हैं. ईच ईयर ओवर 56.8 मिलियन पीपल जो है उनको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है और अराउंड 78% जो पीपल हैं वो रह रहे हैं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में. ग्लोबल डिमांड जो है पीपल की लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ के लिए वो कंटिन्यू हो रही है, वो ग्रो हो रही है एज पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन की एज भी ग्रो हो रही है. बाई 2060 द नीड ऑफ पैलिएटिव केयर जो है वो नियरली डबल हो जाएगी. अब टू एड्रेस द ग्रोइंग नीड ऑफ पैलिएटिव केयर WHO ने 2 न्यू रिसोर्सेज जो है रिलीज़ किए हैं जो कि कंट्री को सपोर्ट करेंगे इन एक्सेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पैलिएटिव केयर. पहला है टेक्निकल रिपोर्ट, दूसरा है टेक्निकल ब्रीफ. टेक्निकल रिपोर्ट जो है ये इंडिकेटर कंट्रीज़ यूज़ करेंगी अपने जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करती हैं पैलिएटिव केयर के लिए उनको मॉनिटर करने के लिए. इसका गोल यही है कि ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट करना ऑन इंडिकेटर्स और सपोर्ट प्रोवाइड करना ऑन डिसीजन मेकिंग. टेक्निकल ब्रीफ का मतलब है कि प्रैक्टिकल अप्रोचेज और रिसोर्सेज जो है यूज़ करना जो हमारी पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़ और प्रैक्टिस को सपोर्ट करें. और ये ब्रीफ गाइड एक्शन जो है वो नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और पॉइंट ऑफ केयर लेवल पे ली जाएगी. तो दीज आर द 2 टेक्निकल रिपोर्ट एंड टेक्निकल ब्रीफ इज़ रिलेटेड टू पैलिएटिव केयर जो कि WHO ने रिलीज़ की है. अब आते हैं टोबैको यूज़ इन इंडिया. तो WHO की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिसीज़ एंड डेथ एट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूज़ इन इंडिया. एस्टिमेटेड है कि इकोनॉमिक बर्डन जो है डिसीज़ का और डेथ का जो भी टोबैको से बढ़ रही है वो 1% ऑफ GDP अकाउंट करती है. अब टोबैको यूज़ इन इंडिया में अगर देखा जाए तो टोबैको जो है फोरमोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज है हमारी डेथ और डिसीज़ का इन द वर्ल्ड टुडे और हाफ ऑफ द पीपल जो है वो टोबैको के कारण मरते हैं. एज पर ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया जो है 27 करोड़ टोबैको यूज़र्स का घर है ग्लोबली और ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया और कंज्यूमर है टोबैको प्रोडक्ट्स का. हाउएवर प्रिवलेंस जो है टोबैको का वो रिड्यूस हुआ है 2009 से 2017 तक. प्रिवलेंस जो है करंट टोबैको यूज़ का मेन में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू वुमेन. अमंग बोथ मेन एंड वुमेन की अगर बात करो प्रिवलेंस जो है टोबैको हायर है रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़. अब कुछ इनिशिएटिव्स कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं उसके बाद इनिशिएटिव्स. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हेल्थ कॉस्ट अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 डेथ जो है हर दिन होती है इंडिया में और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण होती है, जैसे कैंसर हो गया, क्रॉनिक डिसीज़ हो गया, डायबिटीज़ होगा और इन्फेक्शियस डिसीज़ भी होती है, ट्यूबरकुलोसिस, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो ये टोबैको यूज़ के कारण ये डिसीज़ होती है. इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नलिटी जो हमारी मोर्टेलिटी है वो बढ़ जाती है एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल को भी डिफेक्ट होता है. इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट होता है. टोबैको कल्टीवेशन जो है कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन और डिस्प्लेस करते हैं हमारी इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फौना और इंक्रीज करती है इरीगेशन और मिटिमाइज करती है जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, एप्लीकेशन कॉजेज़ हैं एक्सेसिव लीचिंग के द्वारा. ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉजेज़. अब इनिशिएटिव अगर देखा, कॉन्सिक्वेंसेस इनिशिएटिव देखा जाए तो इंडिया जो है पार्टी है हमारे WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल का जो कि FCTC जो है 2005 में आया था. FCTC जो है ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि नेगोशिएट किया गया है अंडर द WHO और वो डेवलप करेगी जो भी टोबैको एपिडेमिक है उसके
उसको हमको कम करना है। WHO FCTC जो है असर्ट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ डिमांड रिडक्शन भी करना है एज वेल एज सप्लाई इश्यूज को भी जो है सप्लाई जो है वो भी रिड्यूस करना है। अब सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट आया 2003 का, जिसका एम है कि हमको स्मोक फ्री पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइड करना है और जो भी टोबैको एडवर्टाइजमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है और उनके प्रमोशंस को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आया जो कि 2007-8 में लॉन्च हुआ, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना है हमें कॉटपा प्रोविजंस का और अवेयरनेस इंक्रीज करना है टोबैको कंजम्पशन के जो भी इफेक्ट हो रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट उनके बारे में। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है टोबैको प्रोडक्ट्स अगर चिल्ड्रंस को प्रोवाइड किया जा रहा है तो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जहाँ पे टारगेट है कि हमको टोबैको रिड्यूस करना है बाई 30% बाई 2025। नेशनल लेवल टोबैको सेसेशन क्वाइट लाइन है जो कि हमारे टोबैको सेसेशन है उनको प्रोवाइड किया जाएगा काउंसलिंग सर्विसेज टू कम्युनिटी थ्रू टोल फ्री नंबर। पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग है जो कि 85% ऑफ द फ्रंट एंड बैक पैनल्स को कवर करती है जो भी टोबैको प्रोडक्ट पैकेज करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 जो कि प्रोहिबिट करती है कि ना आप प्रोडक्शन कर सकते ना आप मैन्युफैक्चर कर सकते, ना ही इंपोर्ट ना ही एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज और ई सिगरेट्स जो होते हैं उनका। ओके, तो दिस इज टोबैको। नाउ लेट्स कम टू सेकेंडरी हेल्थ केयर इन इंडिया। तो नीति आयोग ने अभी एक परफॉर्मेंस रिलीज की है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो ये रिलीज़ की है। तो मोर ऑन न्यूज़ में ये फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस असेसमेंट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की जो कि शिफ्ट देख रही है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की टूवर्ड्स डेटा ड्रिवन गवर्नेंस फॉर कम्युनिटी एंड पीपल अवेलिंग हेल्थ सर्विसेज। रिपोर्ट जो है जॉइंटली कौन रिलीज़ करते हैं, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर WHO, ये तीनों मिलकर रिलीज़ करते हैं। की हाइलाइट्स जो है रिपोर्ट की, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में वहाँ पे एवरेज 24 बेड्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 24 बेड्स हैं। और बिहार में लोवेस्ट एवरेज बेड्स हैं 6 बेड्स हैं और पुडुचेरी में हाईएस्ट है। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो बताता है उसकी गाइडलाइन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 22 बेड्स होने चाहिए पर 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर 2001 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन इंडिया में अगर बात करें तो 11 सपोर्ट सर्विसेज हैं ऑन एन एवरेज, अगेंस्ट IPHS आइडेंटिफाई करता है कि 14 सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए। ओनली 189 जो है टोटल ऑफ 707 डिस्ट्रिक्ट असेस्ड मेट द डॉक्टर टू बेड रेशियो ऑफ 29 डॉक्टर्स पर 100 बेड्स इन हॉस्पिटल। एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी है रेट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंडिया के 57% है जो कि IPHS क्या बोलता है 80% होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो एम्प्लॉय करता है यूनिक इनिशिएटिव इन डिफरेंट एरिनास इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर सर्विस डिलीवरी। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें तो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है हॉस्पिटल, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है कर्नाटका का, वहाँ पे इम्प्रेसिव ब्लड बैंक रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 0% है। अब इंडिया का 3 टायर पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। पहला है प्राइमरी हेल्थ केयर जहाँ पे हेल्थ और वेलनेस सेंटर आते हैं, सब सेंटर्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं ब्लॉक लेवल पे और स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं ये सब पोस्टेड होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, स्पेशलाइज्ड इंटेंसिव केयर यूनिट्स हो गए, एडवांस डायग्नोस्टिक सपोर्ट सर्विसेज हो गई, स्पेशलाइज्ड मेडिकल पर्सनल्स हो गए। अब रिलेटेड न्यूज़ में अगर देखा जाए तो नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑन नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वो लार्जली डिवाइडेड है फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, क्योंकि हमको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम दिखाएंगे तो हमारा पैसा सबसे ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद मेडिकल जो हमको दवाइयाँ देते हैं वो भी महंगी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं लार्जली वो फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स हैं जो कि 23.3% ऑफ ट्रीटेड एलिमेंट्स को अकाउंट करते हैं एंड नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओनली 1.1% ऑफ ट्रीटेड एलिमेंट्स को अकाउंट करते हैं। फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग दिखाते हैं और नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल में कम। अब रिपोर्टेड ने 4 कैटेगरीज ऑफ फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स डिफाइन किए हैं। प्रीमाइसेस पहला है फेथ बेस्ड हॉस्पिटल, सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी एज सर्विस टू गॉड, मतलब जैसे फेथ बेस्ड सोसाइटी वो होती हैं हॉस्पिटल्स वो होते हैं जहाँ पे सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है मतलब बिना प्रॉफिट के। फिर कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे भी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है अंडर प्रिविलेज जो हमारे हैं उनको, नॉट नेसेसरी इन्फ्लुएंस्ड बाई फेथ। कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स की बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी होती है हेल्थ केयर बाई सेल्फ पार्टिसिपेशन। और प्राइवेट ट्रस्ट हॉस्पिटल की बात करें तो सर्विस रेंडर्ड
ऑन अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस। अब नीड फॉर नॉन प्रॉफिट मॉडल की क्या ज़रूरत है? सबसे पहला, क्वालिटी हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, तो हमको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, स्पेशली अमंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के। दूसरी चीज़ है चैलेंजेस जो है अनअवेलेबिलिटी और अनअफोर्डेबिलिटी इन हेल्थ केयर सिस्टम, उसको हमको रिमूव करना है। इंडिया में लोअर बेड डेंसिटी है देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस जो है वो हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इन अर्बन एरियाज़ में है, 72% ऑफ हॉस्पिटल्स बेड, मतलब रूरल एरियाज में नहीं है, तो वहाँ भी प्रोवाइड करना है। अब आते हैं ड्रग एब्यूज़, तो ये न्यूज़ में किए हैं तो अभी यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने रिकमेंड किया है कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसमें प्रिजन जो टर्म है उसको वो करना है कि पहले क्या था कि जो भी ड्रग्स लेता था उसको जेल की जाती थी, तो उसको वही रिमूव करने के लिए उन्होंने ये लाया है। तो अब सबसे पहले हम कॉजेज़ ऑफ ड्रग्स देख लेते हैं, कॉजेज़ ऑफ ड्रग एब्यूज़। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर बात करें तो अगर फैमिली कोई जेनेरिक प्री डिस्पोजिशन है, जेनेटिक कोई ले रहा है ड्रग, फैमिली की हिस्ट्री में अगर कोई ड्रग है, बच्चे भी लेंगे। दूसरी चीज़ प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो रेनफोर्सिंग इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। फिर सोशल फैक्टर्स की बात करें तो पीयर प्रेशर है और इजी अवेलेबिलिटी है अल्कोहल और ड्रग्स की। सोशल और फैमिलियर्स के सपोर्ट नहीं है। रोमांटिसाइजेशन ऑफ ड्रग्स बाय मीडिया, मीडिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और नेशनल सर्वे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फाउंड किया है कि 29% ऑफ द ड्रग एब्यूजर्स जो हैं वो इलिटरेट हैं एंड अ सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो लोअर स्टार्टा ग्रुप से आते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो सॉरी, लो स्टीम सेल्फ स्टीम है, पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट है, चाइल्डहुड लॉस और ट्रॉमा है, टू एस्केप रियलिटी, सेंसेशन सीकिंग और पुअर कंट्रोल है, और लैक ऑफ केयर इन मॉडर्न फैमिलीज। और इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल वरीज। अब मोर अबाउट न्यूज़ में देखें तो मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया कि जो भी ड्रग यूजर्स हैं उनको एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाए, ना कि एज अ क्रिमिनल्स हु नीड। उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है और डी एडिक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाए। और इट हैज़ कॉल्ड फॉर डीक्रिमिनलाइजिंग पोजिशन, जो भी आप स्मॉल क्वांटिटी ड्रग्स ले रहे हो तो उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की है। अब ड्रग एब्यूज़ की बात करें तो ड्रग एब्यूज़ और सब्सटेंस एब्यूज़ रिफर्स टू जो भी हम हार्मफुल और हजार्डियस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, उनका जो हार्मफुल यूज़ होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो। अब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो सब्जेक्ट होते हैं जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमारे मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अब इंडिया जो है वल्नरेबल है टू हाई ड्रग एब्यूज़ एज जोग्राफिकली वो इंडिया जो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में लाई करती है, जो कि मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। अब गोल्डन क्रेसेंट कौन से है? ये गोल्डन क्रेसेंट हो गया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गए। और गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, म्यांमार और लाओस हो गए। ओके, सो दीज आर द वो। नाउ लेट्स कम टू मेजर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं हमारे ड्रग एब्यूज़ को कब करने के लिए। पहला है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जो कि अनैक्ट किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाने हैं और लॉ को कंसोलिडेट करना है जो भी नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए बने हैं। एक्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को क्रिएट किया है, जो कि फंक्शन कैरी आउट करता है कोऑर्डिनेशन से लेकर कोऑर्डिनेशन करता है बहुत सारी एजेंसीज़ के बीच में, कलेक्शन करता है और डिसेमिनेट करता है इंटेलिजेंस को। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है फॉर असिस्टेंस ऑफ असिस्टेंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस एब्यूज़ फॉर सोशल डिफेंस सर्विसेज। ये स्कीम जो है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज़। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में, उन्होंने अल्कोहल और ड्रग यूज़ डिसऑर्डर को इंक्लूड किया है। मेजर जो है वो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करेगा एंड एक्सेस करेगा कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर और रिहेबिलिटेशन जो है पीपल को प्रोवाइड किया जाए। नेशनल सर्वे जो है अभी हमने देखा, ये क्या है, जो भी ड्रग एब्यूज़ है उसके एक्सटेंट को एनालाइज करता है, और ये फर्स्ट नेशनल सर्वे जो है ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया थ्रू नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ऑफ एम्स और न्यू दिल्ली ड्यूरिंग 2018। फिर नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018-2025, तो ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट करेगी। इसका एम यही है कि हमारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज जो है ड्रग के उनको रिड्यूस करना है, अवेयरनेस फैलाना है। फिर नशा मुक्त भारत अभियान और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन 2020 में लॉन्च किया गया है अक्रॉस 272 डिस्ट्रिक्ट में कंट्री के, जहाँ जो कि मोस्ट वल्नरेबल हैं, जहाँ पे ड्रग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उनके लिए। फिर यूएन कन्वेंशन
यूनियन जो है यूनाइटेड इंडिया जो है वो पार्टी है तीन यूनाइटेड नेशन ड्रग कन्वेंशंस की। पहला है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961, फिर कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 एंड कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। तो ये हो गए हमारे इनिशिएटिव्स ड्रग एब्यूज़ को लेकर। अब आते हैं गेमिंग डिसऑर्डर। तो गेमिंग डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, क्योंकि इंटरनेट का यूजेस बहुत ज़्यादा हो गया, लोग बाहर नहीं जा रहे थे तो अंदर बैठ के फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए गेमिंग डिसऑर्डर बहुत बढ़ गया। तो मोर ऑन न्यूज़ में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है उसका वर्थ अगर बताया जाए तो 15,500 करोड़ रुपीज़ है हो जाएगा बाय 2023। 2019 का सर्वे जो है यूएस बेस्ड लाइमलाइट नेटवर्क ने फाउंड किया कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेमर्स है आफ्टर साउथ कोरिया। वाइल टाइम स्पेंट ऑनलाइन जो है इज़ स्टिल नॉट हाई, मतलब जो ऑनलाइन आप टाइम स्पेंड करते हो वो हाई नहीं है जो जितना अदर कंट्रीज़ में, बट फाउंड किया जाता है कि क्वार्टर ऑफ एडल्ट इंडियन गेमर्स जो है वो अपना वर्क जो है छोड़ के गेम खेलते हैं। ठीक है, रिसेंटली चाइना ने लिमिटेड कर दिया है गेमर्स अंडर 18 ईयर्स टू जस्ट 3 आवर्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स। तो चाइना ने बोला है सिर्फ 3 घंटे ही आप ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे पर वीक ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम्स, और मेड द इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द रेस्ट्रिक्शन। अब गेमिंग डिसऑर्डर है क्या? तो WHO ने कैटेगराइज किया है गेमिंग डिसऑर्डर एज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन 2018। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन अ पर्सन जिसमें गेमिंग डिसऑर्डर है उसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट 12 मंथ तक पाए जाते हैं। पहला है वो गेमिंग हैबिट पे कंट्रोल नहीं कर पाता और प्रायोरिटाइज कर लेता अपनी गेमिंग को अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा, मतलब इंटरेस्ट किसी और चीज़ में नहीं लेता, गेम में इंटरेस्ट लेता है और गेमिंग को कंटिन्यू करता है डिस्पाइट उसको पता है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दस अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया डजंट इंक्लूड सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो WHO के क्राइटेरिया में ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितने घंटे आप गेम खेल रहे हो, कितने घंटे आप गेम में टाइम स्पेंड कर रहे हो। इंस्टीड उन्होंने बताया है कि सब पर्सन की इनएबिलिटी होती है कि वो स्टॉप कर सके अपने गेम को। ठीक है, तो वो स्टॉप नहीं कर सकता, वो अपने वर्क लाइफ को सबको छोड़कर गेम खेलता रहता है। अब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर फिजिकल सोशल इमोशनल डैमेजेस करता है, स्लीप को इम्पेयर करता है, एपेटाइट्स बढ़ाता है, ठीक है, कैरियर और सोशल लाइफ्स को ख़त्म करता है। दिल्ली बेस्ड NGO नेम्ड द डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव डॉक्यूमेंट अदर वेज इन विच ऑनलाइन गेमिंग जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी लाते हैं फॉर अ पुअर फैमिली। अगर बताएं इवन अ मनी नीडेड टू रिचार्ज अ मोबाइल फ़ोन टू फीड द गेमिंग एडिक्शन। अब पीपल जो हैं जो भी फिजिकली इनएक्टिव है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ड्यू टू गेमिंग मे ऑल्सो हैव हायर रिस्क ऑफ ओबिसिटी, sleep problems and other health issues. So this is gaming disorder. Now let's come to health insurance for India's missing middle. तो नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट रिलीज की है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल। तो मोर ऑन न्यूज़ में देखा जाए तो इंडिया जो है अभी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो करता है हेल्थ केयर में, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ करते हैं एज एन ऑप्शनल। इंडिया में मल्टीपल टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पहली है गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आत्मनिर्भर वो आयुष्मान भारत एंड स्टेट स्पेसिफिक जो है आरोग्य कर्नाटका स्कीम। फिर सोशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो गई। ठीक है, सेंट्रल डिपार्टमेंट भी सच एज रेलवे और डिफेंस जो है उनके सेपरेट उनके एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हैं। फिर प्राइवेट वॉलंटरी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो गई। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि इंडिया का जो गैप इन इंडियाज़ इंश्योरेंस कवरेज फॉर 30% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन और 40 करोड़ जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिसिंग मिडल है। अब मिसिंग मिडल क्या होता है? नॉन पुअर सेगमेंट जो होते हैं हमारी पॉपुलेशन के, जो कि डिप्राइव्ड और पुअर सेक्शन के बीच में प्लेस्ड होते हैं और रिलेटिवली वेल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जिनके पास हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं होता है डिस्पाइट फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पे फॉर कंट्रीब्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस। इट कंटेन्स मल्टीपल ग्रुप्स अक्रॉस ऑल एक्सपेंडिचर क्विंटलीज इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये प्रीडोमिनेटली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर इन रूरल एरियाज में हो गए, ब्रॉड एरे ऑक्यूपेशन इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल अर्बन एरियाज में हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा मिसिंग मिडिल एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया मिसिंग मिडिल, जो कि कौन रिलीज करते हैं? नीति आयोग। नाउ लेट्स कम टू न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। अब आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है। तो इंडिया का जो रैंक है 2021 में वो 101 है अमंग 160 कंट्रीज़। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज वेल्थ लाइफ हंगर करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद करना है। इसमें सिर्फ जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वही इंक्लूड होती हैं, हाई इनकम जो कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ वो इंक्लूड नहीं होती ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये हमारे कंट्री को कॉम्प्रिहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिव मेजर देता है और हंगर को ट्रैक करता है रीजनल, ग्लोबल और कंट्री लेवल पे। और इसको और इंडिया का जो रैंक है 101 है अमंग 116 कंट्रीज़, और इंडिया जो है साउथ एशियन नेबर्स में भी कम आ रहा है। इसमें 100 पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें चार जो इंडिकेटर्स होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट और मोर्टेलिटी रेट। तो दीज आर द 4 इंडिकेटर जिसमें ये मेजर करते हैं। ओके, अब की हाइलाइट्स में अगर देखा जाए तो ग्लोबल सिनेरियो, तो ग्लोबल हंगर जो है रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ग्लोबल हंगर स्कोर ऑफ 17.9 है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। ड्राइविंग फोर्स जो है ये कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 पेंडेमिक जो है मोस्ट पावरफुल फोर्सेस है जिसके कारण हंगर बढ़ा। लेवल्स ऑफ हंगर अक्रॉस वर्ल्ड बात करें तो रीजन्स जहाँ पे एक्सट्रीम हंगर है दैट इज सोमालिया, अफ्रीका एंड सहारा एंड साउथ एशिया जो है वर्ल्ड का रीजन हायर हंगर, मतलब जहाँ पे हंगर बहुत ज़्यादा है और सीरियस कैटेगरी में आते हैं। बेटर परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। अब केस इन इंडिया की बात करें तो स्कोर जो है 27.5 है और इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी में आता है हंगर के। परफॉर्मेंस अंडर विच वेस्टिंग जो है चिल्ड्रन की अंडर 5 ईयर 17.3 है, प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट 5.3 है, स्टंटिंग जो है 34.7 है और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 3.4 है। ओके, तो दिस इज़ द हंगर इंडेक्स। आई होप 5 पॉइंट जो आपको याद करने की जरूरत है वो मैंने बता दिया है। नीति आयोग ने अभी कन्वीन किया है नेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल, एडोलसेंस एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। इसका एम यही है कि हमको पॉलिसी ऑप्शंस डेवलप करने हैं जो ओवरवेट और ओबेसिटी है चिल्ड्रन में उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो भी वुमेन है, चिल्ड्रन है, एडोलसेंस है उनमें। नीति आयोग ने डिस्क्राइब किया कि ओबेसिटी जो है ये साइलेंट एपिडेमिक है। ओबेसिटी जो है एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन है जो हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ की रिस्क को बढ़ाता है। बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से ज़्यादा है तो आपका जो है आप ओवरवेट कहलाओगे, और 30 से अबव है तो ओबीस कहलाओगे। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ओवरवेट और ओबीस चिल्ड्रन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, जहाँ पे रेट जो है रेट ऑफ इंक्रीज हैज़ बिन मोर देन 30% हायर देन द डेवलप्ड कंट्रीज़। अब रिस्क फैक्टर्स फॉर ओबेसिटी की बात करें तो अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट, जैसे कि आप स्नैक्स वगैरह खा रहे हो, फैटी फूड्स खा रहे हो, इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ब्रीस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, पेरेंटल ओबेसिटी एंड मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन। अब इंडिया ने कुछ एक्शन प्रोग्राम लिए हैं ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए। पहला है एफएसएसआई का ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव, जहाँ पे हमको न्यूट्रिशियस फूड इंटेक की बात की है और हेल्थ ईटिंग जो है हमको उसको प्रमोट करना है। फिर फिट इंडिया इनिशिएटिव जो कि अवेयरनेस स्प्रेड करना है फिटनेस के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। फिर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे इन्फेंट और यंग चाइल्ड को फीड करवाना है, दैट इज़ मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, माँ प्रोग्राम। अब आते हैं स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिलीज़ करती है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है ये रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कौन रिलीज़ करती है? FAO रिलीज़ करती है। अब डिड यू नो की अगर बात करें तो हंगर और फूड इनसिक्योरिटी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हंगर का मतलब होता है पर्सनल और फिजिकल सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, मतलब आपको भूख लगी है पर आपको कुछ नहीं मिल रहा। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है फॉर फूड एट द हाउस होल्ड लेवल। अब इस रिपोर्ट में अगर देखें तो ये जॉइंटली रिलीज़ करते हैं FAO, IFAD, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये रिपोर्ट प्रेजेंट करती है फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन बाय 2020 और हाईलाइट करती है कि डीपर रिफ्लेक्शन कैसे हमारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है उसको एड्रेस करना है और न्यूट्रिशन सिचुएशन को एड्रेस करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2 है उसमें हमको फूड सिक्योरिटी की बात की है और टारगेट 2.1 जो है बाई 2030 हमको हंगर को ख़त्म करना है और हर पीपल के पास एक्सेस करना है, पर्टिकुलरली जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है जहाँ पे कि सेफ न्यूट्रिशन और सफिशिएंट फूड जो है वहाँ तक सप्लाई हो सके। अब आते हैं की फाइंडिंग। तो पीपल फेसिंग हंगर इन 2020 तो एस्टिमेटेड 720 to 811 मिलियन पीपल जो है वो फेस कर रहे हैं। 118 मिलियन जो है मोर देन इन 2019, 21% जो पॉपुलेशन है वो हंगर फेस कर रही है अफ्रीका में। प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट की बात करें तो वर्ल्ड जो है वो ट्रैक में नहीं है कि वो टारगेट्स को अचीव कर सके 2030 तक, वर्चुअली अनचेंज्ड है फ्रॉम 2014 to 2019, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपको उसके लिए यार, प्रीलिम्स के लिए तो आप इतना मत पढ़िए,
ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इंडिया की बात करें तो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट एडल्ट ओबेसिटी 3.9% है 2016 में और 15.3% है ड्यूरिंग 2018-20। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें तो स्टंटिंग 30.9% है चिल्ड्रन की और वेस्टिंग 17.3% है, ओवरवेट 1.9% है और एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग जो है वो 0 से 5 मंथ के लिए 58% है 2019 में। ओके, तो एक चीज़ याद रखिए, आपको प्रीलिम्स के लिए इतने डेटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021। तो 2021 में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिवील किया है कि वर्ल्ड जो है वो अभी न्यूट्रिशन क्राइसिस जो है कंटिन्यू फेस करेंगे। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट है क्या? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स हो गए, रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट से मिलके बनी है। अब ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो कंसीव द फॉलोइंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव सपोर्ट NGO इन 2013 एज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रैकिंग द कमिटमेंट्स मेड बाई 100 स्टेक होल्डर्स। ठीक है। अब GNR जो है वो ऑफर करती है वर्ल्ड की बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो कि हमारे ग्लोबल न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं और ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस के साथ आती है जो कि बेस्ट डेटा बताती है हमारे न्यूट्रिशन के बारे में। अब ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट की अगर बात करें 2025 तक, तो स्टंटिंग के जो टारगेट है वो हमारा है 40% हमको रिड्यूस करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 साल के अंदर जो स्टंटेड है। एनीमिया की बात करें तो 50% रिड्यूस करना है हमको एनीमिया वुमेन में। लो बर्थ वेट की बात करें तो टारगेट करना है कि 30% रिडक्शन करना है लो बर्थ वेट। चाइल्डहुड ओवरवेट की बात करें तो कोई भी जो चाइल्डहुड का ओवरवेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ब्रीस्ट फीडिंग की बात करें तो इंक्रीज करना है रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ के लिए अप टू 50% और रिड्यूस करना है और मेंटेन करना है चिल्ड्रन वेस्टिंग टू लेस देन 5%। अब की फाइंडिंग्स की अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड स्टंटिंग की अगर बात की जाए तो 53 कंट्रीज जो है आर नोन टू बी इन कोर्स। एनीमिया की बात करें तो एक ही कंट्री आर टू बी नोन इन कोर्स और लो बर्थ वेट की बात करें तो 15 कंट्रीज जो हैं वो है। चाइल्डहुड ओवरवेट की 105 कंट्रीज हो गई, ब्रीस्ट फीडिंग की 35 कंट्रीज हो गई, चाइल्डहुड वेस्टिंग की 57 कंट्रीज हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इंडिया स्पेसिफिक अगर देखें तो देयर हैज़ बिन राइज इन एनीमिया राइज हो गया इंडियन वुमेन में सिंस 2016 से लेकर। इंडिया जो है 23 कंट्रीज में से एक कंट्री है जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है चाइल्डहुड वेस्टिंग में। इंडिया जो है 105 कंट्रीज में से एक है दैट आर ऑन कोर्स टू मीट द टारगेट ऑफ चाइल्डहुड ओवरवेट और इंडिया डज नॉट हैव एडिक्वेट डेटा ऑन प्रेवलेंस ऑफ लो बर्थ वेट। ओके, तो दिस इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ये रिलीज कौन करती है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है ये रिपोर्ट रिलीज करती है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ओके, अब इसको देखते हैं तो इसमें रिपोर्ट में ये एस्टिमेट करती है हमारे जो पॉपुलेशन है कंट्रीज और टेरिटरीज में बेस्ड ऑन जो भी उनकी फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन और कैडर हार्मोनाइज है और कैपेबल सोर्सेज है। ये रिपोर्ट फोकस करती है 55 कंट्रीज में जो कि 97% ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अकाउंट करते हैं। की फाइंडिंग अगर देखा जाए तो 1.3 लाख पीपल्स जो है वो मोस्ट सीवियर फेस में है, मतलब कैटास्ट्रोफिक फेस में, जो कि बुर्किना फासो, साउथ सुडान और येमेन में रहते हैं। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका लाइवलीहुड कोलैप्स हो जाएगा तो इनको वाइड स्प्रेड इनको कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। फोरकास्ट फॉर 2021 पुट्स द फिगर एट अराउंड 1.5 लाख पीपल। 2020 में ओवर 15.8 मिलियन चिल्ड्रन जो है अंडर 5 ईयर्स ओल्ड एज वो 55 फूड क्राइसिस कंट्रीज में रह रहे हैं, वर सफरिंग फ्रॉम वेस्टिंग। नाइजीरिया, यूथोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सूडान जो है वहाँ पे मोर देन 1/3 ऑफ ऑल चिल्ड्रन वेस्टिंग से अफेक्टेड है। अब व्हाट डज 3x3 मीन? तो ग्लोबल नेटवर्क पार्टनर जो है वो 3 लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे। तो देयर आर 3 इंटरलिंक्ड डायमेंशंस है। पहला है अंडरस्टैंडिंग फूड क्राइसिस है क्या उसको अंडरस्टैंड करना, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना हमारे फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में और गोइंग बियॉन्ड फूड के बियॉन्ड भी जाना। तो ये है 3x3 अप्रोच। अब ड्राइवर्स क्या है फूड क्राइसिस के, क्यों हमारा फूड क्राइसिस होता है? पहला है कॉन्फ्लिक्ट। मेन ड्राइवर जो है कंट्री और टेरिटरीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। फिर इकोनॉमिक शॉक्स हो गए ड्यू टू कोविड-19, इंटेंस वेदर एक्सट्रीम जिसके कारण फूड सिक्योरिटी जो है हमारी इफेक्ट हो रही है। अब 3x3 अप्रोच हमने पढ़ लिया। अब ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस क्या है? ये फाउंड किया गया है यूरोपियन यूनियन, फाओ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
प्रोग्राम ने फाउंड किया है 2016 वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट में। इसका एम है कि हमको वल्नरेबिलिटीज़ को रिड्यूस करना है, जो भी हंगर से अफेक्टेड है, फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। अब इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन क्या है? ये कि इनोवेटिव मल्टी पार्टनर इनिशिएटिव है जो कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन एनालिसिस को बढ़ाता है, और ये ओरिजिनली डेवलप हुई थी 2004 में और यूज़ की गई थी सोमालिया में बाय फाओ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन एनालिसिस यूनिट। फिर कैडर हार्मोनाइज क्या है? ये एक यूनिफाइंग टूल है जो हेल्प करता है कि करंट और प्रोजेक्टेड फूड न्यूट्रिशन सिचुएशन है उसको हमको एनालाइज करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ये कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करती है। रिलीज कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब सैनिटेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और एसडीजी जो गोल 6 है वो इंश्योर करता है कि वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो एक्सेस होनी चाहिए हर लोगों को। अब इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। ये एक एनुअल सर्वे है, एक साल में एक बार होता है, जो कि क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन के लिए दिया जाता है अक्रॉस द सिटीज़ और अक्रॉस इंडिया, और ये कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो मिलकर करती है, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। ये एनकरेज, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना और गार्बेज फ्री सिटीज़ को बढ़ाना, और ओडीएफ सिटीज़ जो है उनको इंक्रीज करना। अब आते हैं की फाइंडिंग्स। तो इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, याद करिएगा, और फॉलोड बाय सूरत एंड विजयवाड़ा। वाराणसी जो है वो बेस्ट गंगा टाउन है, वाइल अहमदाबाद कंटोनमेंट जो है वो इंडिया की क्लीनेस्ट कंटोनमेंट है। एडिशनली अगर देखा जाए तो अंडर पेराक दौर सम्मान जो है न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है इसके अंदर, जिसमें 5 सिटीज़ आती है, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और तिरुपति। उनको कैटेगराइज किया है एज अ दिव्य। ओके, तो दिस इज द सिटीजन्स स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। नाउ लेट्स कम टू क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जॉइंटली सेटअप की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम और फिकी ने मिलके। इसका एम यही है कि नेशनल एक्रीडिएशन स्ट्रक्चर की तरह ऑपरेट होती है और प्रमोट करती है क्वालिटी थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। ये गवर्न की जाती है, 38 मेंबर्स इसमें होते हैं, जहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री और कॉमर्स का। चेयरमैन जो होते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, और ये डीआईपीपी के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, इंडस्ट्री जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। फिर आते हैं वॉश एक कलेक्टिव टर्म है जो वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ड्यू टू क्योंकि ये सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के उसमें, तो देर आर 3 कोर इशूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिना टॉयलेट के वाटर सोर्सेज जो हैं वो कंटामिनेट हो जाएंगी, और विदाउट क्लीन वाटर बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू WHO यूनिसेफ जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर वॉश रिपोर्ट, जिसका टाइटल है प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन 2000 and 2020, 5 years into SDG, इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्जेस्ट ड्रॉप इन ओपन डेफिकेशन सिंस 2015। अब रिलेटेड न्यूज़ में अगर देखा जाए तो SDG इंडिया इंडेक्स 2021, जिसको नीति आयोग ने रिलीज़ किया है रिसेंटली, इसकी 3rd एडिशन रिलीज़ की गई है नीति आयोग ने, और इसका टाइटल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डेकेड ऑफ एक्शन। तो सस्टेनेबल इंडिया इंडेक्स, SDG इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इंडिया इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया का ओवरऑल स्कोर देखा जाए अक्रॉस SDG, वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, पहले 60 था अब 66 हुआ है 2021 में, ऑन अकाउंट ऑफ, क्योंकि हमारी जो फैसिलिटीज़ है क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो गोल है वो भी इंक्रीज हुआ है। हाउएवर मेजर डिक्लाइन हुआ है कुछ एरियाज़ में इंडस्ट्री के, जैसे कि इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डिसेंट वर्क, इन सब में थोड़ा डिक्रीज हुआ है। केरला जो है वो टॉप पोजीशन पे है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, वाइल बिहार जो है वो बॉटम पे है, और चंडीगढ़ जो है वो टॉप स्पॉट पे है अमंग यूटीज़, ओके, फॉलोड बाय दिल्ली। सो दिस इज़ द एंड ऑफ न्यूट्रिशन पार्ट। नाउ लेट्स कम टू मिसलिनियस। तो मिसलिनियस में सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। तो रिसेंटली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये याद रखिए किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर 2021-30, और इस ईयर का जो थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का वो है इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक और फर्टिलिटी। अब मोर ऑन न्यूज़ में देखें तो इफ़ एनैक्टेड, तो प्रोविज़न जो है उत्तर प्रदेश की जो
जो अगर उत्तर प्रदेश ने जो पॉलिसी बनाई है, जो बिल बनाया है, अगर वो पास हो गया तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द गैजेट, ये सिटीज़ जो है स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और उनके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपी जो है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है अराउंड 220 मिलियन है। ओके अब ये इंपॉर्टेंट है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक यूनिफाइड प्रोसेस है जहाँ पे परमानेंट, कंपलसरी और यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग करते हैं वाइटल इवेंट्स का, जैसे कि बर्थ हो गया, डेथ हो गया, स्टिल बर्थ हो गए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 जो है वो कंपलसरी प्रोवाइड करता है कि कंपलसरी आपको रजिस्टर करना है बर्थ और डेथ। बर्थ और डेथ जो है वो रजिस्टर्ड हो जाती है ओनली एट अ प्लेस ऑफ देयर अकरेंस, जहाँ पे वो ख़त्म होते हैं वहीं पर, जहाँ पे वो पैदा होते हैं या जहाँ पे वो ख़त्म होते हैं वहीं पर रजिस्टर्ड की जाती है, इवन विद इन 21 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, मतलब 21 दिन के अंदर। अब आते हैं मेजर्स टेकन बाय द सेंटर फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड की जिन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया था 1952 में। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, जो कि फोकस्ड अप्रोच प्रोवाइड करती है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, हमारा मतलब हमको पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना है, उसके लिए नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन फॉर्म हुई 2000 में, जो कि कमीशन प्राइम मिनिस्टर हेड किए। फिर मिशन परिवार विकास वो इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है। एक्सपैंड कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइसेस, तो करंट कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट है उसको एक्सपैंड किया गया है, उसमें न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड किए गए, जैसे अंतरा प्रोग्राम के अंदर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर सेंट क्रोमेंस छाया। फिर पोस्ट पार्टम इंटर यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है इंसेंटिव स्कीम लाई गई, जिसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की गई पोस्ट डिलीवरी के बाद। फिर रीडिज़ाइन कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेजिंग, द पैकेजिंग फॉर कॉन्डम्स, OCPs और ECPs जो है अभी इम्प्रूव कर दिया उनकी पैकेजिंग को। फिर फैमिली प्लानिंग मीडिया कैंपेन, होलिस्टिक मीडिया कैंपेन जो है वो प्लेस किया गया टू जनरेट कॉन्ट्रासेप्टिव डिमांड। Vasectomy fortnight is observed throughout the country in November each year to lay emphasis on male participation. Scheme for home delivery of contraceptives by ASHA at doorstep of beneficiary has been taken up. फिर family planning logistic management information system वो implement किया गया कि to ensure that last mile availability of FP commodities. Okay, so this is the population control policy. Now let's come to national multidimensional poverty index. तो ये कौन रिलीज करते हैं? नीति आयोग रिलीज करती है, याद रखिएगा। की फाइंडिंग इस रिपोर्ट के है कि 51.91 पॉपुलेशन जो है बिहार की वो पुअर है, फॉलोड बाय झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। केरला जो है लोवेस्ट पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल्स है। 37.6% इंडियन हाउस होल्ड डिप्राइव्ड है। एटलीस्ट 13.9% हाउस होल्ड्स जो है वो उनकी एज जो है 10 साल से ऊपर है और ओल्डर है, जो कि नॉन कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एटलीस्ट 52% हाउस होल्ड जो है आर विथ अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी एंड आर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज विथ अदर हाउस होल्ड। अब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? ये फॉलो करती है जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज करती है और UNDP उसको फॉलो करती है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो अर्लियर रैंक किया गया था, इंडिया को रैंक किया था, उन्होंने 62 रैंक किया था आउट ऑफ 109 नेशन, और शोर दैट 27.9% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हमने पहले बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज करती है, उस पर बेस्ड है NFHS 4 पे, और ये बेस्ड है 3 डायमेंशन सेगमेंट पे। पहला है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 10 इंडिकेटर्स पे हम मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे 12 इंडिकेटर्स पे हम मेंशन करते हैं। हेल्थ में एक एंटीनेटल केयर जोड़ दिया गया और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट भी जोड़ दिया गया। तो 12 इंडिकेटर्स पे हम इसको मेजर करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी हो गई, एंटीनेटल केयर हो गया। एजुकेशन में बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गई, स्कूल अटेंडेंस हो गई, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बात करें तो कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट्स हो गए। ओके, तो दीज आर द 12 इंडिकेटर्स जिसमें हम मेजर करते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये मल्टीपल और साइमल्टेनियस डिप्रिवेशन को कैप्चर करता है बाई हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड फेस कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूट इन इंसिस्टिंग अ पब्लिक पॉलिसी टूल फॉर इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेस्ड एंड फोकस्ड इंटरवेंशन।
ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ सोशल इश्यूज़ एंड सोशल इश्यूज़ भी ख़त्म हो गए, सारे PT 365 ख़त्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनमें से मैं आपको चीज़ें बता दे रही हूँ, डेटा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस फर्स्ट सेकंड कौन है वो पढ़ने की ज़रूरत है, कौन रिलीज़ करता है इंडेक्सेस वो पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 2 पॉइंट और जोड़े गए हैं। पहला है हेल्थ में, जिसमें एंटीनेटल केयर इंक्लूड किया गया है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट इंक्लूड किया गया है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें पढ़नी है। तो आप डेटा बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, बिल्कुल उसके लिए वरीड मत होइएगा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ सोशल इश्यूज़ एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप एस्पिरेंट्स वाले बोर्ड चैनल में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अभी हम लोग आप देख रहे हैं कि एस्पिरेंट्स वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी भेज रहे हैं, जो आपको लास्ट मिनट में रिवाइज़ करने में हेल्पफुल होंगी, जो कि मैं ऑलरेडी कल्चर वाले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ आपको, बट वो हेल्पफुल है, इसलिए उसको भी पढ़िए। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।